नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी राहु केतु की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग कि यदि आपके बर्थ चार्ट में यदि राहु 4th हाउस में है और केतु देव यदि 10th हाउस में है तो वीडियो आप लोगों के लिए है। हमारा पैटर्न वैसा ही रहेगा हमेशा की तरह कि हम पहले बात करेंगे हाउसेस के बारे में, फिर राहु केतु के बारे में और उनको आपस में कोरिलेट करके कंबाइन करके हम प्रेडिक्शंस की यहाँ बात करेंगे। तो लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले राहु क्या है? राहु, वी ऑल नो कि राहु के बहुत सारे शेड्स हैं और कलयुग में सबसे जो पावरफुल प्लैनेट है आपका इस तरह की राहु है। राहु हमारे अंदर जो डिज़ायर्स है उनको दिखाता है। राहु फ्यूचरिस्टिक है, आपको एक नया थॉट प्रोसेस देता है। आप राहु की दशा महादशा में अलग तरह से सोचते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। और हमारे सराउंडिंग जो भी टेक्नोलॉजी है वो राहु से रिप्रेजेंट करता है। हमारी जो डीपेस्ट डिज़ायर है उसको हम राहु से जोड़ कर देखते हैं। राहु एक छाया ग्रह है, राहु इल्यूजन का कारक भी है। कहीं न कहीं हमारे जीवन में जिस भी भाव में बैठता है, उस भाव को लेकर ज़रूर राहु वहाँ कोई न कोई जो एक भ्रम की स्थिति ज़रूर उत्पन्न करता हुआ दिखा जाता है। साथ ही जितनी भी तरह की जो मटेरियलिस्टिक इच्छाएँ हमारी, भौतिक जो सुख संपन्नता हम जो पाना चाहते हैं, उन सबको पाने में राहु हेल्प भी करता है। राहु उसके लिए आपको उस डायरेक्शन में ड्राइव करता है। हम लोग जानते हैं कि राहु केतु जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस भी एक्सिस में बैठते हैं, वो हमारे लिए कार्मिक एक्सिस होता है। मतलब कि हमारा बर्थ उसी पर्टिकुलर एक्सेस की चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए हुआ है। आप ऐसा कह सकते हैं कि राहु जहाँ जिस भाव में बैठता है, आपकी जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी है लाइफ की, वो उस भाव के रिगार्डिंग खर्च होती हुई देखी जाती है। भाव जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ आपकी मोस्टली एनर्जी कंज्यूम होती है, आप ये कह सकते हैं। देन हम बात करते हैं 4th हाउस के बारे में। चौथा भाव हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारा जो नरिशिंग पार्ट है, हमारे अंदर जो आप माता जी को कह लीजिए अपने जीवन में, उनको हम 4th हाउस से देखते हैं। हमारे अंदर जो मातृत्व है, लोगों की सेवा करने का जो भाव है, वो हम 4th हाउस से देखते हैं। साथ ही हमारी जो साइकोलॉजी हम कैसे सोचते हैं, दैट इज़ ऑल्सो द 4th हाउस। हमारे जीवन में सुख, संपन्नता है आप कह लीजिए, हमारा भवन, वाहन, गाड़ी, सुखी जो भी है हम चौथे भाव से देखते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट 4th हाउस से हमारे जीवन में जो शांति है, पीस है, वो हम लोग देखते हैं। सो जब राहु जो कि एक छाया ग्रह है, जब वो चौथे भाव में आकर बैठता है, आपके जो आपकी सुख संपन्नता और आपकी माता को दिखाता है। सो रिमेंबर, पहली बात तो कि हम जब रिजल्ट की बात कर रहे हैं, प्रेडिक्शंस की हम बात कर रहे हैं, पहले आप चौथे भाव के स्वामी की स्थिति से आप चार्ट में ज़रूर देखिए। जो राहु केतु एक छाया ग्रह है, तो जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ के रिजल्ट तो देते ही हैं, साथ ही उस भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसकी इम्पोर्टेंस चार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके हिसाब से रिजल्ट प्रेडिक्ट किया जाता है। यदि 4th लॉर्ड आपके बर्थ चार्ट में बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो आप रिजल्ट जो है वो ज़्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सपेक्ट करेंगे। वहीं अगर चौथे भाव का स्वामी अगर सुंदर स्थिति में है, तो ये रिजल्ट आप पॉजिटिव साइड में देख पाते हैं। सो इन जनरल अगर हम बात करें जो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो चौथे भाव को आपके चंद्रमा रूल करता है। तो वहाँ से अगर हम इसको कोरिलेट करें, तो उसके अकॉर्डिंग राहु आपके चंद्रमा के हाउस में है, मून के हाउस में। एंड मून इज व्हाट? द हाउस ऑफ इमोशंस, योर हाउस ऑफ मदर। तो पहली बात, अगर 4th लॉर्ड सुंदर स्थिति में है, तो ये क्लियर दिखाता है कि आपकी जो मदर है, उनका आपकी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ये सही बात है कि हर इंसान के जीवन में उनकी माता का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट आपके लिए वो बहुत ज़्यादा है। उसको आप एज ए सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं, या आपका उनके प्रति अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, आप ये कह सकते हैं। इवन आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी मदर वह लेडी हो सकती हैं जो घर को संभाल रही हो, इवन मोर देन योर फादर। दैट इज राहु इन द 4th हाउस। अब यदि ये राहु सही राशियों में नहीं है, 4th लॉर्ड की स्थिति सही नहीं है, तो ये दिखाता है कि आपकी माता का जो जीवन है, जो जीवन रहा होगा पहले, वो भी काफ़ी मुश्किलों से गुजरा होगा, या उनके जीवन में भी बहुत तरह की मुश्किलें हैं। इसको दो तरह से मैं कहना चाहूँगा इस बात को इस प्रकार से। एक तो कि जीवन की भाग-दौड़ की वजह से जो मुश्किलें हैं, शायद आपकी माताजी उनसे सफ़र कर रही हैं, या एक वो साइड भी कि जब आपकी मदर की कुछ गलतियों की वजह से भी वो अपनी लाइफ में सफ़र करते हुए देखी जाती है, राहु इन द 4th हाउस। अनडाउटेडली मदर आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है। आप इसे कह सकते हैं कि आपकी शी इज़ द लेडी ऑफ द हाउस।
आपके घर को जो चलाने वाली है, संभालने वाली काफ़ी हद तक मदर है कंपेयर्ड टू द फादर। आपकी फादर का लाइफ में उतना इन्वॉल्वमेंट या उतना रोल या उतनी छाप नहीं देखी जाती है आपके जीवन पर जितनी आपकी माता की, आप ये कह सकते हैं। मैंने दोनों बातें रखी हैं यहाँ पे, बिल्कुल मदर सपोर्ट सिस्टम है, बट कई बार मदर की वजह से ही फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। ये भी राउंड इन द फोर्थ हाउस दिखाता है। अब वो जैसे मैंने बात रखी कि वो दोनों एंड्स हैं, कुछ उनकी गलतियाँ भी हैं, कुछ हालातों की वजह से भी हैं। दिस इज़ व्हाट राउंड इन द फोर्थ हाउस। सो काफ़ी चार्ट्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि पिता जो है घर में साइलेंट रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, या उनका जो रोल है हाउस में, अपने घर में, वो मदर के कंपैरिजन में आप कह सकते हैं कि कम है। दिस इज हाउ इन द फोर्थ हाउस। यदि चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में आपके बर्थ चार्ट में, तो मान के चलिए ये जो कॉम्बिनेशन है या ये जो प्लेसमेंट है एनर्जी एक्सचेंज राहु का चौथे भाव में, ये आपको लाइफ में बहुत सारी वेल्थ जनरेट करने में हेल्प जरूर करता हुआ देखा जाता है। बिकॉज रिमेंबर राहु इज अ गिवर, स्पेशली किस प्रकार की चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाएं, जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स हैं, उनको राहु का जरूर पूरा करता हुआ देखा जाता है। चौथे भाव से हमारी हम ज़मीन, हमारी लैंड, हमारी मातृभूमि को भी देखते हैं। तो डेफिनेटली आप उस प्रकार के हैं जिनके लिए नेशन फर्स्ट है, देश सर्वोपरि का जो भाव है, उसे आप यूँ कह सकते हैं। साथ ही आप उस प्रकार के व्यक्ति विशेष हैं जो अपने घर से, अपनी जड़ों से, अपने समाज से, अपने कल्चर से हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं या जुड़े भी रहते हैं। साथ ही इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि कहीं न कहीं अपने घर के आस-पास रहें, अपनी फैमिली को स्ट्रेंथन करें, उस तरह का साइड है जो आप कह सकते हैं फोर्थ हाउस राहु दिखाता है। साथ ही आप उस प्रकार के हैं जो जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर्स है, तो राहु इज़ व्हाट? डिज़ायर्स। तो राहु चौथे भाव में, तो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आप जीवन में हर तरह की सुख-सुविधाएँ, हर तरह का कम्फ़र्ट चाहते हैं। बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, इस तरह की कुछ आप ये कह सकते हैं। यदि राहु, जैसे हमने कहा राहु चौथे भाव में है, तो ये स्ट्रांगली दिखाता है कि आप कल्पनाशील हैं, आपके पास एक हायर इमेजिनेशन पावर है। आप चीज़ों को बहुत दूर तक देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हाँ, यदि राहु या चंद्रमा से कंजंक्ट है, युति बना रहे हैं चौथे भाव में, तो ये दिखाता है कि आप एक अच्छे स्टोरी टेलर हो सकते हैं, आप अच्छे कवि हो सकते हैं, आप राइटिंग एबिलिटी आपकी बहुत सुंदर हो सकती है, चाहे वो ब्लॉगर हो, चाहे किसी और फॉर्म में आप कह सकते हैं। ये यहाँ का प्लेसमेंट है। या यदि राहु यहाँ सैटर्न के साथ है, यदि राहु या जुपिटर के साथ है, स्पेशली यदि राहु या सैटर्न के साथ है, तो घर में दिक्कतें बहुत ज़्यादा है। आप ये भी कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हुए देखे जाते हैं। राहु यदि जुपिटर के साथ है या सैटर्न के साथ है, तो थोड़े से ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हुए देखे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम होती हुई देखी जा सकती है, बिकॉज़ फोर्थ हाउस हमारे लंग्स को दिखाता है, हमारे हार्ट को, हमारे चेस्ट को रिप्रेज़ेंट करता है। जब भी कोई हैवी प्लैनेट, स्पेशली जुपिटर अगर चौथे भाव में है राहु के साथ यहाँ, तो डेफिनेटली आपको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हुए दिखे जाते हैं, आप ये कह सकते हैं। चौथे भाव में राहु है, तो ये ज़रूर टेंडेंसी है कि यू वांट मोर एंड मोर। आप कम में खुश नहीं होते। जैसा मैंने कहा कि आपको घर चाहिए तो बड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए तो बड़ी चाहिए। और हर चीज़ जो चाहिए हमें लाइफ में, वो लार्जर देन लाइफ हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं। तो जीवन में संतुष्टि जो है वो बहुत मुश्किल से आती हुई देखी जाती है। हमेशा ये लगी रहती है कि नहीं, मुझे वो चीज़ पानी है, मुझे वो चीज़ पानी है। राहु चौथे भाव में तो जीवन में ये भी दिखाता है कि आपको शायद बहुत सारी यात्राएँ करनी पड़ सकती है। अब वो यात्राएँ इस प्रकार की हो सकती है, छोटी भी और बड़ी भी। अब वो आप कह सकते हैं कि खुद को स्टेबलाइज़ करने के लिए, या घर परिवार को चलाने के लिए, ऑफ़िस एनवायरनमेंट की वजह से, जॉब की वजह से, बिज़नेस की वजह से आपको काफ़ी हद तक ट्रैवल करना पड़ सकता है, आप ये कह सकते हैं। चौथे भाव का राहु आपको रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा बनाता है। चौथे भाव का राहु ये स्ट्रांगली दिखाता है कि आपका एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होगा ऑकल्ट साइंस की तरफ कह लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ कह लीजिए, पामिस्ट्री की तरफ कह लीजिए, मतलब जो इस प्रकार की जो विद्याएँ हैं, जो सीक्रेट नॉलेज को हम लोग बोलते हैं, उसकी तरफ आपका स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट होता हुआ दिख रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमने बात करी पहले कि राहु चौथे भाव में, तो आप चाहते हैं कि कम्फर्ट, लग्ज़री, सुख-सुविधाएँ, जीवन में आप हर चीज़ चाहते हैं, बट साथ ही ये भी दिखाता है कि आप उनको प्राप्त करने के लिए कई बार जब राहु लोअर एंड पे काम कर रहा है, जब बहुत निचले तबके में राहु काम कर रहा है, बहुत सुंदर राशियों में नहीं है, तो फिर आप हुक या क्रुक हर तरह से उन चीज़ों को पाना चाहते हैं। मतलब उनके लिए फिर आप साम, दाम, दंड, भेद, जितने भी तरह की पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारी अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। राहु चौथे भाव में, तो आप हमेशा फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचते रहते हैं। हमेशा दिमाग में थॉट रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे परिवार के लिए कुछ करना है। फिर कई बार आपकी
ठीक है, आप ये बहुत पॉज़िटिव साइड है कि आप चाहते हैं फैमिली के लिए कुछ करना, बट फिर वो इस तरह से भी हो जाता है कि कई बार बहुत अनरियलिस्टिक हो जाता है कि जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो भी आप सोचने लग जाते हैं कि परिवार को मैं ऐसा रखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। फिर वहाँ से थोड़ी-सी डिप्रेशन वाली जो साइड है, वो बढ़ती हुई दिखी आती है। आप थोड़े से टेंस रहते हैं, माइंड जो आपका रेस्टलेस हो जाता है, ये कह सकते हैं आप। राहु चौथे भाव में, जैसे हमने कहा कि अपने घर में है ये, घर से मतलब कि 4th हाउस का आर घर, हमारा घर उसको दिखाता है। और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से राहु चंद्रमा के घर में है, तो ये जलीय राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। राहु जलीय राशि में बहुत स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं करते, इन जनरल हम बात करें। तो फिर आप उस प्रकार के सोचते हैं कि जैसे मैंने कहा, घर को बनाना चाहते हैं, बनाने का मतलब ये नहीं कि ईंट पत्थर से घर, आप चाहते हैं घर में सब सुख सुविधाएँ हों, सब लोग आपस में साथ रहें, खुश रहें, वो जो फीलिंग है आप वो चाहते हैं। साथ ही घर को बचाने के लिए आप कह सकते हैं, या घर वालों के लिए कुछ भी कर गुज़रना चाहते हैं, उसके लिए आप हमेशा आगे बढ़कर तत्पर होकर करते हुए देखे जाते हैं। आप उस प्रकार के सोचते हैं, जब आपके घर वालों को आपकी ज़रूरत है तो आप कहीं भी हो तो आप वहाँ फटाफट से पहुँचते हैं, या अगर नहीं भी पहुँच पाते तो कैसे न कैसे करके आप अपना जो है बेस्ट एफर्ट देते हुए देखे जाते हैं। मतलब कि आपकी जो लाइफ है, वो जैसे हमने कहा कि राहु जहाँ जिस भाव में बैठता है, हमारी एनर्जी मैक्सिमम उसके अराउंड ही खर्च होती हुई देखी जाती है। तो आपका जो मैक्सिमम लाइफ है या मैक्सिमम एनर्जी जो आपके जीवन की, वो इस प्रकार से है कि घर को बैलेंस करना, घर को स्टेबलाइज़ करना, घर के लिए ये करना, घर के लिए वो करना। अब घर का मतलब सिर्फ़ मैं ईंट पत्थर की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग घर में हैं, उन सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके लिए उनको एस्टेब्लिश करना जीवन में, उनको स्टेबलाइज़ करना जीवन में, ये सब एनर्जी आप यहाँ लगाते हुए देखे जाते हैं। बट उसमें शायद आप कहीं बार खुद को भूल जाते हैं, या खुद को समय नहीं दे पाते हैं, खुद को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाइफ़ में ग्रो नहीं करते। ग्रो से मतलब मेरा है कि जहाँ आप इतनी मेंटल एनर्जी, इतनी फिज़िकल एनर्जी आप वहाँ खर्च कर रहे हैं, घर परिवार को लेकर आप खर्च कर रहे हैं। अगर मान लीजिए वही एनर्जी आप पे खर्च करते हैं, तो जितना जहाँ लाइफ़ में आप अभी एक्स पोज़ीशन में हैं, तो उसका आप उससे और ऊपर जीवन में आप आगे बढ़ पाते हैं, आप ये कह सकते हैं। साथ ही चौथे भाव का राहु ये भी दिखाता है कि कई बार हम लोग लाइफ़ में घर में या हमारे शहर में इतना ईज़िली पैसा नहीं कमा पाते। तो बट हाँ, साथ ही अगर 4th लॉर्ड सुंदर स्थिति में है, चौथा भाव के स्वामी यदि अष्टम स्थान में है, नवम स्थान में है, 12वें स्थान में है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप घर के बाहर जाकर आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिख जाते हैं। सो ये कुछ छोटी-छोटी बातें हमने रखी कि राहु तो चौथे भाव में है तो क्या है? ये हमने पॉज़िटिव साइड रखी। यदि राहु यहाँ नेगेटिव है, नीच राशियों में है, शुभ राशियों में नहीं है, चौथे भाव के स्वामी की स्थिति सही नहीं है, तो डेफ़िनिटली मान के चलिए कि आप उस प्रकार के हैं जिनकी वजह से आपके लाइफ़ पार्टनर के जीवन में भी ट्रबल होते हुए दिखे आपको। मैं फिर से कहूँगा, राहु यदि लोअर एंड पे काम कर रहा है, तो डेफ़िनिटली आपकी वजह से आपके लाइफ़ पार्टनर के जीवन में ट्रबल होते हुए दिखे आता है। घर में हमेशा कुछ न कुछ कलह की स्थिति, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हुई दिखी आती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई, नई प्रॉब्लम आ गई। ये दिखाता है कि राहु कहीं न कहीं यहाँ पे नेगेटिवली काम कर रहा है। साथ ही ये भी दिखाता है कई बार घर में बहुत ज़्यादा रिपेयरिंग कह लीजिए आप, ज़्यादा तोड़-फोड़ होती हुई देखी जाती है, या चीज़ें हमें बार-बार सही करानी पड़ती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ आपके लाइफ़ में घर में खराब होते हुए देखे जाते हैं, उनको बार-बार ठीक कराना पड़ता है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। चूँकि राहु यहाँ पे, एक और बात, ये राहु चूँकि यहाँ पे 4th हाउस पे है, चंद्रमा का घर है, एंड मून रिप्रेजेंट आवर इमोशन ऑल्सो। तो फिर जब आप जीवन में बहुत एफर्ट लगा रहे हैं फैमिली को स्टेबल करने के लिए, तो फिर जैसा मैंने कहा कि एक तो आप डिप्रेस हो जाते हैं, माइंड रेस्टलेस हो जाता है। कई बार ये स्थिति बन जाती है कि चंद्रमा भी अगर शुभ नहीं है, अच्छी राशियों में नहीं है, तो फिर ये कह देना कि इमोशनल जो आपका क्वोशंट है, वो काफ़ी कम हो जाता है, या इमोशनली आप खुद को बैलेंस नहीं कर पाते, ये कह सकते हैं। बिकॉज़ जो इनर कोर है यहाँ पे, जो राहु का ये एक्सेस, ये प्लेसमेंट सिखाता है हमें कि सही में जो आप चाहते हैं जीवन में, वो है शांति। आप चाहते हैं कि कैसे न कैसे करके आप अपने इमोशनल स्टेट को, उसको बैलेंस करें, उसको चैनलाइज़ करें। दिस इज़ व्हाट राहु इन द 4th हाउस। साथ ही ध्यान रखिए, ये राहु और केतु का जो एक्सिस है, ये डांसिंग एक्सिस भी है। डांसिंग से मतलब मेरा कि राहु जहाँ पूरी तरह से आपको खींचना चाह रहा है परिवार की तरफ, सारे एफर्ट्स अपने वहाँ लगाने हैं, खुद को एस्टेब्लिश करना है, सोसाइटी में खुद की एक पोजीशन बनानी है। वहीं केतु जो ठीक उसके ऑपोजिट बैठा है 10th हाउस में, वो वहाँ से दूसरी साइड में उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमने बात की राहु की। अब लोग बात करते हैं अबाउट द केतु इन द 10th हाउस। केतु को हम अटैचमेंट से जोड़ कर देखते हैं। साथ ही केतु जिस भाव में बैठता है, वो ये दिखाता है कि आपने उस भाव को पास्ट लाइफ में बहुत अच्छे से जिया है। जैसे कि केतु आपके दशम भाव में बैठा है,
10th हाउस हमारी पब्लिक इमेज को, हमारे सोशल स्टेटस को, हमारे करियर को, हमारे प्रोफ़ेशन को, हमारा कर्म भाव आप कह लीजिए, हमारा जो स्वाभिमान है, हमारा एम्बिशन है, उसको दिखाता है। तो जब केतु यहाँ बैठा है तो आपको इन चीज़ों से डिटैच कर देगा। डिटैच से मतलब समझिए मेरी बात को, जैसे हमने कहा कि केतु जिस भाव में बैठता है, उस भाव को हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से जिया है। मीन्स कि लास्ट बर्थ पे आपने बहुत काम किया है, आपने सोसाइटी के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स दिए हैं, अपने कोलिग्स के लिए आपने बेस्ट एफर्ट्स दिए, ऑफ़िस में बेस्ट एफर्ट्स दिए। तो अब केतु वहाँ ध्वजा फहरा चुका है। केतु को हम ध्वजा से भी दिखाते हैं, ध्वजा से भी रिप्रेज़ेंट करते हैं। ध्वजा वहाँ फहराई जाती है जहाँ कोई पर्टिकुलर चीज़ हम लोग जीत जाते हैं, कोई हम चीज़ कॉन्कर कर लेते हैं। इट मीन्स केतु पिछले जन्म में दशम भाव को जीत चुका है, या आप पिछले जन्म में दशम भाव को बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर चुके हैं। सो इस टाइम, इस बर्थ में केतु 10th हाउस में आपको कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करता हुआ देखा जाएगा। पहले हम लोग पॉज़िटिव साइड की बात करते हैं यहाँ पर। केतु दशम भाव में जब है, एक और चीज़ उससे पहले आपको 10th लॉर्ड की स्थिति ज़रूर देखनी होगी। और 10th लॉर्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में है, बहुत सुंदर स्थिति में नहीं है, तो यही केतु आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता हुआ दिखाता है। क्योंकि केतु का जो मेन नेचर है वो है लेट गो, मोक्षा जो है, लिबरेशन जो है, उसे भी हम लोग केतु से जोड़कर देखते हैं। बट केतु का मोक्ष की तरफ ले जाने का जो रास्ता है थोड़ा वो सफ़रिंग के साथ है। जुपिटर का वही रास्ता जो मोक्षा की तरफ ले जाने का है, वो थोड़ा-सा आप कह सकते हैं हेल्दियर साइड पे। तो पहली बात, केतु जब 10th हाउस में, तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत सुंदर प्लेसमेंट है कि आप टेक्स्ट की हेल्प से या एंशिएंट लिटरेचर को पढ़ना, या ऐसा कोई भी फ़ील्ड जहाँ मेंटोरिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जहाँ टीचिंग कह सकते हैं आप उसको, साथ ही आप बोल सकते हैं जहाँ कंसल्टेशन बहुत रिक्वायरमेंट है, ऐसा किसी फ़ील्ड में अगर आप हैं, तो यहाँ केतु बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखा देता है। मतलब इस प्रकार से कि मैंने कहा लिटरेचर की मैंने बात करी, मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, या ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो हिस्ट्री से के रिगार्डिंग है, जहाँ हम पीछे जाके कुछ खोजने की कोशिश करते हैं या कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, इस तरह के सभी प्रोफेशन में केतु यहाँ बहुत सुंदर करता हुआ दिखाया था। अगर हम लोग बात करें, केतु 10th हाउस में है तो कई बार हमारा जो थाई वाला पार्ट है, या घुटने के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वहाँ थोड़े-से आपको हेल्थ इश्यूज़ फेस करते हुए आप देखे जा सकता है। केतु चूँकि आपके दशम भाव में बैठा है, आपके जॉब हाउस में बैठा है, तो ये डेफ़िनेटली दिखाता है कि जॉब में आपको काफ़ी हद तक अनसैटिस्फैक्शन रहता है। आप कह सकते हैं कि आपकी लाइफ़ में करियर प्रॉब्लम होती हुई देखी जाती है। मनी फ्लो है वो थोड़ा-सा इर्रेगुलर होता है, कभी पैसा ज़्यादा, कभी पैसा कम। करियर में ग्रोथ कभी ज़्यादा, कभी कम, इस तरह की स्थिति बनती है। आपके आपके ऑफ़िस एनवायरनमेंट में, ऑफ़िस आपके कलीग कह लीजिए आप, उनसे कोई बहुत अच्छी नहीं बनती हुई देखी जाती। आपके जो मैनेजर हैं, आपके जो जस्ट बॉस हैं आपके, उनके साथ थोड़े-से इश्यूज़ होते हुए देखे जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने नहीं होते हों, बट पीछे से आपके ज़रूर ये चीज़ है कि आपके बॉस आपको बहुत ज़्यादा पसंद ना करते हों। माइट बी यू फ़ील कि नहीं मेरी उनसे बहुत अच्छी बनती, बट कभी आप इस चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना, यू विल फाइंड कि जो आप सोच रहे हैं अगर पॉज़िटिवली अपने बॉस को लेकर, अपने हायर अथॉरिटी को लेकर, तो उतना सुंदर नहीं है वो। एक्चुअली ये तो 10th हाउस में ये दिखाता है कि करियर और रेपुटेशन 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। अब ये ज़रूर है कि आप अपने क्राफ्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप आपको जो काम अलॉट किया जाता है, आप उसे बहुत शिद्दत से करते हैं, या आपको बहुत अच्छे से आता है, बट फिर भी आप उससे अटैच नहीं हैं काम से। दैट इज़ द डिटैचमेंट ऑफ केतु इन 10th हाउस। हाँ, मैं कह रहा था कि करियर और रेपुटेशन वो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। तो ज़रूर है कि आप अपने करियर में खुद से बहुत अच्छा करते हैं, अपने बहुत बेस्ट एफर्ट देते हैं, बट उतना रेपुटेशन जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, जो इज़्ज़त आपको मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलती हुई देखी जाती है। आपकी लाइफ़ में, स्पेशली आपकी करियर लाइफ़ में, आप कह सकते हैं कि जो रिकॉग्निशन है, जो नेम है, फेम है, वो काफ़ी हद तक टेम्परेरी आप भी कह सकते हैं। किंतु 10th हाउस में तो मैंने मोस्टली चार्ट में जो देखा है वो ये है कि आपको ज़्यादातर किसी ऐसे के मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा, जब तक आप 9 टू 5 जॉब में या किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं, तो मोस्टली आपको आपसे कम टैलेंटेड, आपसे कम स्किलफुल कह लीजिए, या आपसे कम क्वालिफ़ाइड किसी पर्सन के अंडर में ही हमेशा काम करना पड़ेगा, आप ये कह सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो 10th हाउस में, स्पेशली यदि वहाँ पर मरकरी साथ में कंजंक्ट है, या मरकरी की वहाँ दृष्टि अगर पड़ रही है, तो ये दिखाता है कि कई बार आपकी एडवाइस से लोगों के काम होते हुए देखे जाते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि केतु की हम बात कर रहे थे, यू आर बेस्ट इन द फील्ड ऑफ व्हाट? एडवाइस।
साथ ही ये बात कि ये तो अगर बहुत नेगेटिव एंड पे, बहुत लोअर एंड पे काम कर रहा है, तो ये दिखाता है कि लाइफ में बहुत सारे लोन बढ़ते हुए दिख जाते हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोन आप चुका नहीं पाते हैं, बट हाँ, एक लोन के बाद दूसरा लोन आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब ये समझिए, राहु चौथे भाव में है, तो आपकी सारी एनर्जी मैक्सिमम वहाँ खर्च हो रही है। वो आपको चौथे भाव की तरफ खींच रहा है, ये तो आपको 10th हाउस की तरफ खींच रहा है। तो यहाँ जो एक डांसिंग एक्सेस वाली कंडीशन क्रिएट होती है, एक टग ऑफ वार वाली जो सिचुएशन है, वो क्रिएट होती हुई देखी जाती है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कहीं बार जीवन में, मैं ये नहीं कहता, इनिशियल लाइफ की बात नहीं कर रहा, इनिशियल से मतलब मेरा कि आप आफ्टर 30-35 ये चीज़ एक्सपीरियंस करेंगे, ये फील करेंगे कि जीवन में काफ़ी कुछ मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाएँ हैं, कि आप चाहते थे कि एक ऐसा घर हो, वो भी मिल जाता जीवन में कई बार। आप चाहते थे कि ये गाड़ी हो, वो भी अगर मिल जाती है, तो मैं ये बात रख रहा हूँ इस तरह से कि आपको वो सब चीज़ें मिल चुकी हैं। अब वो एज, चलो ठीक, मैंने मान ली 30-35 के बाद पूछता किसी पर्टिकुलर बर्थ चार्ट में, वो एज और लेट आए। बट हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन सब के मिल जाने के बाद भी जो आप कहते हैं ना कि एक अंदर से सैटिस्फैक्शन जो है कि हाँ, नाउ आई एम हैप्पी, वो आसानी से नहीं आता हुआ देखा जाता। धैर्य की काफ़ी कमी हो जाती है, आप ये कह सकते हैं। जीवन में असंतुष्टि काफ़ी हद तक बढ़ती हुई देखी जाती है। उनकी तुलना 10th हाउस आप ये कह सकते हैं। ये आप ये बात समझिए कि कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से, कालपुरुषी कुंडली में दशम भाव को सैटर्न रूल करता है। सैटर्न खुद डिले और रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न के हाउस में केतु आ चुके हैं, तो फिर ये है कि कई बार जैसे अगर राहु मान लो चार्ट में डोमिनेटिव वर्क नहीं कर रहा, केतु डोमिनेटिव वर्क कर रहा, तो फिर आप चाहते हैं कि जीवन में सुख शांति बनी रहे, जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहूँ। मैं चाहता हूँ कि बस मेरे आस-पास के लोग, जो मेरे क्लोज़ वन हैं, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, उनके लिए जीवन में मैं कुछ कर दूँ, वो मुझे देखकर खुश हों। ऐसी कुछ फीलिंग आपके दिमाग में हमेशा आती हुई दिख के आती है। कई बार आप सोचते भी हैं कि हाँ, सोसाइटी के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। दिमाग में थॉट्स हमेशा रहते हैं कि मुझे किसी नीडफुल की मदद करनी है। ठीक है, कई बार आप कर भी देते हैं, बट मोस्टली स्थिति बनती है कि वो सिर्फ़ आपके सोचने तक ही रह जाता है। उसे प्रैक्टिकली एग्ज़ीक्यूट कर पाना आसान नहीं है। यदि केतु यहाँ मंगल देव के साथ कंजंक्ट है, मतलब कि यदि मंगल देव का क्या के साथ यहाँ युति बना रहे हैं, तो डेफिनेटली दिखाता है कि लाइफ में एक्सीडेंट्स जो आपके लाइफ में बढ़ते हुए देखे आते हैं, वो उसका छोटे से बड़े आप वो कह सकते हैं। स्पेशली जैसे ही आप कोई वाहन खरीदते हैं या कोई नया घर, आप कोई नई प्रॉपर्टी बाय करते हैं, उसके आसपास ये चीज़ होती हुई देखी आती है। एक और बात, यदि केतु यहाँ मरकरी के साथ कंजंक्ट है, तो ये सुंदर प्लेसमेंट है, ये आपके शब्दों को ठहराव देता है। आप सोच समझ के अपनी बात रखते हैं, बोलते हुए दिखे आते हैं, ना मज़ाक करें। तो ये हमने एक छोटी-सी बात रखी। हाँ, एक और बात की, चूँकि सप्तम भाव से 4 स्थान दूर है, 4th प्लेस अवे है, तो ये दिखाता है कि अ, आपका करियर जो है, अगर वो ग्रो करेगा, वो अगर सही ट्रैक पे है, तो चूँकि ये सप्तम भाव से, सप्तम इज़ व्हाट द मैरिज, मैरिज से 4 स्थान दूर, 4 स्थान से मतलब सुख भाव। तो आपकी जो मैरिज की जो ग्रोथ रहेगी, उसी के हिसाब से आपकी जो पर्सनल लाइफ, सॉरी, आपका जो करियर है, वो जिस हिसाब से ग्रो करेगा, उसी हिसाब से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपका घर, चाहे आपकी वो मैरिज कह लीजिए, आपके क्लोज़ वन है, उस हिसाब से ग्रो करेंगे। इसलिए 10th हाउस में केतु के बाद आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, कैसे आप अपनी करियर लाइफ को बैलेंस करें। अगर आप वो बैलेंस कर पाते हैं, इस एनर्जी को चैनलाइज़ कर पाते हैं, तो डेफ़िनिटली ये बहुत अच्छे से काम करता हुआ दिखा जाता है। ध्यान रखिए, ये एक्सेस इस प्रकार का है कि राहु अपनी तरफ खींच रहा है, केतु अपनी तरफ खींच रहा है, बट जीवन की जो वास्तविक खुशी है, जो यहाँ दिखाता है, वो ये है कि आपको परिवार के साथ ही रहना होगा। अपने अगर एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हाई है, तो उन्हें थोड़ा कम करना होगा। मैं एम्बिशंस की बात कर रहा हूँ, स्पेशली मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप उनको कम करते हैं, परिवार के साथ चलते हैं, डेफ़िनिटली अपनी एनर्जी देते हैं आप बस, तो फिर आप जीवन में काफ़ी हद तक खुश रह पाएँगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरफ जाते हैं कि मुझे रेपुटेशन भी चाहिए, नेम भी चाहिए, फ़ेम भी चाहिए, रिकॉग्निशन भी चाहिए, तो वो फिर ये दोनों चीज़ें, फैमिली और ये, आसान नहीं है। बिकॉज़ ये एक्चुअली दिखा रहा है कि जिस नेम, फ़ेम की आप तलाश कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक खोखला है, काफ़ी हद तक वो टेम्परेरी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू चैनलाइज़ दिस एनर्जी। अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज़ कर लेते हैं, तो फिर ये जो एक्सेस है, आप इसकी हेल्प से जितने भी तरीके के मटेरियलिस्टिक डिज़ायर आपकी इनिशियल लाइफ में पा सकते हैं, और सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ जो आपकी है, आफ्टर 35-40 कह लीजिए आप, जो आपकी सेकंड हाफ ऑफ द लाइफ है 40-45 के बाद, तब आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हुए देखे जाते हैं।
तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्योरली डांसिंग एक्सरसाइज ही है, जो सिर्फ आपको झुलाएगा ही, ऐसा नहीं है ये। आपको एनर्जी को चैनलाइज़ करना सीखना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ को लेकर। देखो, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ राहु केतु के स्पेशली, कि ये आपके कार्मिक एक्सिस को दिखाते हैं राहु और केतु, आपके पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को दिखाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी टोटका कुछ कर देंगे, आपको किसी ने सजेस्ट किया कि भाई ये ला के घर में छुपा दो, ये कर दो, नींबू काट दो, वो कर दो। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं, वो आप उससे राहु केतु कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो राहु एंड केतु। आपको उस एनर्जी को चैनलाइज़ करना सीखना होगा। तो जब हम बात कह रहे हैं कि ये कार्मिक कनेक्शन है, इट मीन्स कि चाहे इनके पॉजिटिव साइड्स हों, चाहे उनके नेगेटिव साइड हो, इनके रिजल्ट को लेकर, वो आपको इस बर्थ में भुगतने ही होंगे, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है। रिमेंबर दैट थिंग। सो बेस्ट इज़ व्हाट कि आप इन्हें फॉलो करें राहु केतु को, इनकी एनर्जी को समझें और फिर कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की हम बात करते हैं। बेस्ट वन इज़ व्हाट कि स्पेशली अगर हम केतु को स्ट्रेंथन करना है, तो ऑफिस में, करियर में आपको अपना कैरेक्टर सही रखना होगा। अगर कैरेक्टर सही, तो आपका केतु काफ़ी हद तक सही है। कैरेक्टर से मतलब मेरा है कि बहुत ज़्यादा ऑफिस में कोशिश करें कि मैनिपुलेशन की तरफ चीज़ों को ना ले जाएँ। ठीक है, आप अगर किसी की मदद नहीं कर सकते, तो किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी ना करें। देखो, मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं या ये एनर्जी अगर आपसे ऐसा करवा रही है, तो ये चीज़ें आपको इस प्रकार से करनी है। वन मोर थिंग, जैसा मैंने कहा कि जो 10th हाउस में है, तो इतना आसान भी नहीं है आपके लिए कि किसी के अंडर में काम किया जाए। तो बेस्ट इज़ व्हाट कि आप 7th हाउस एक बार ज़रूर चेक करें, और उसके बाद आप लाइफ में खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ, तो ये बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट है। एक और लास्ट रेमेडी, यदि मान लीजिए कि जीवन में स्थिति इस प्रकार की कुछ है कि आप जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं, आपको जॉब ही करनी पड़ रही है, तो फिर स्पेशली अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो आप कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा समय तक एक पर्टिकुलर कंपनी में स्टिक होके ना रहें। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सुंदर स्थिति नहीं है आपकी आपके बॉस के साथ। तो आप कोशिश करें कि हर 4-5 साल में, या जब आपको लगे कि ग्रोथ नहीं हो रही है, आप फटाफट से कंपनी स्विच कर लें। तो जो आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में 10th हाउस को लेकर, करियर को लेकर, वो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में इम्प्रूव होती हुई देखी जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। एक छोटा-सा एनालिसिस था मेरा राहु इन द 4th हाउस, केतु इन द 10th हाउस। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है, तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड डेफिनेटली जो भी आप फील करते हैं इस वीडियो को लेकर, पॉजिटिव, नेगेटिव, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। और कोई अगर आपकी क्वेरी है, तो उसे भी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें, मैं कोशिश करूँगा उसे अप्लाई करने की। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।